हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 13 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए हैं। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पर आज अपनी इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये क्लास हमारी डेली शाम को 7:30 बजे आती है और इसके साथ साथ में जो क्लास पीडीएफ, क्लास पीपीटी, डेली एमसीक्यू टेस्ट है वो भी ऐप पर लिए जाते हैं। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। जब आप हमारा मासिक पैकेज ज्वाइन करते हैं फरवरी महीने का, तो उसमें आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी से ऐड कर दिया जाता है, जिसके बाद आपको प्रतिदिन क्लास पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में शेयर की जाती है। महीने के एंड में कंपाइल पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। प्रतिदिन 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है। ठीक है, जो यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस के साथ साथ में जो अन्य एक दिवसीय महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उनको भी टारगेट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 13 फरवरी 2026 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन पे चर्चा करते हैं। यहाँ पर डेली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर पर प्रतिदिन हम लोग शाम को 7:30 बजे चर्चा करते हैं। हमारी पहली खबर है राम्या श्रीराम से रिलेटेड। यहाँ पर देखा जाए जो रम्या श्रीराम है इनको नेशनल जियोग्राफिक 2026 कैलेंडर में स्थान मिला है। ठीक, राम्या श्रीराम को नेशनल जियोग्राफिक कैलेंडर 2026 में स्थान मिला है। चर्चा कर लेते हैं। 9 फरवरी 2026 को चेन्नई की फोटोग्राफर राम्या श्रीनिवास को नेशनल जियोग्राफिक 2026 कैलेंडर में स्थान मिला है। उन्हें केरल की सांस्कृतिक अनुष्ठान कंडनार केलन थय्यम, यहाँ पर याद रखिएगा किस चीज के लिए, किस तस्वीर के लिए, कौन सी तस्वीर यहाँ पर इन्होंने क्लिक करी थी जिसके लिए इनको नेशनल जियोग्राफिक 2026 कैलेंडर में स्थान मिला है। तो याद रखिएगा ये केरल का सांस्कृतिक अनुष्ठान है। क्या नाम है इसका? कंडनार केलन थय्यम। ठीक है, परीक्षा में पूछ भी सकता है कंडनार केरल थय्यम जो सांस्कृतिक अनुष्ठान है ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है केरल राज्य से। याद रखिएगा केरल राज्य से। और यहीं की एक, देखा जाए कल की क्लास में हमने पढ़ा था जो थाम्या नाथन सी हैं। ठीक है, थाम्या नाथन सी वो भारत की पहली महिला विजुअली इंपेयर्ड जज बनी है। 100% देखा जाए विजुअली इंपेयर्ड है, वो भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला जज बनी है। ठीक है, और केरल में ही देखा जाए, केरल पहली बार यहां पर देखा जाए जो वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बजट में वरिष्ठ नागरिक बजट प्रस्तुत करने वाला, प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक, साथ ही साथ केरल से एक पॉइंट और याद रखिएगा कि वरिष्ठ नागरिक आयोग, वरिष्ठ नागरिक आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो केरल ही है। केरल में ही देखा जाए, केरल के कोच्चि में ही जो अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन था उसका आयोजन किया गया था। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं केरल से। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखा जाए जो राम्या श्री हैं इनको केरल के सामरिक जो सांस्कृतिक अनुष्ठान है कंडनार केलन थय्यम, इसकी तस्वीर के लिए नेट जियो इंडिया वर्ल्ड वाइड कॉन्टेस्ट 2025 अवार्ड भी प्रदान किया गया। चर्चा करें तो थय्यम केरल की पारंपरिक अग्नि आधारित प्रदर्शन कला है जिसमें वेशभूषा, नृत्य और अनुष्ठान शामिल होते हैं। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर इमेज में दर्शाया भी गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह प्रतियोगिता नेशनल जियोग्राफिक के द्वारा आयोजित की जाती है। फोटो कॉन्टेस्ट की पुरस्कार राशि कितनी है? 2500 अमेरिकी डॉलर, यानी कि लगभग 2.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी यहाँ पर प्रदान की जाती है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ट्रेवल एंड नेचर फोटोग्राफी श्रेणी के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करती है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। भारत और ग्रीस से रक्षा सहयोग के लिए एग्रीमेंट किया है भारत ने। ठीक है, ठीक, भारत ग्रीस के साथ देखा जाए रक्षा सहयोग के लिए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोलस जॉर्जियोस डेंडियास के साथ द्विपक्षीय बैठक की और इस बैठक के दौरान भारत ग्रीस ने रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। समझौते के तहत दोनों देश अपनी स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्रीज की क्षमता विस्तार करने के लिए काम करेंगे। दोनों देशों के बीच में हुई यह पार्टनरशिप आत्मनिर्भर भारत पहल एजेंडा 2030 के सुधारों के साथ साथ स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए ग्रीस के साथ मिलकर काम करने पर संबंधित है ये। ठीक है, यहाँ पर जो स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें ग्रीस भारत का सहयोग भी करेगा। और जो भारत का आत्मनिर्भर पहल
एजेंडा 2030 है, उसमें देखा जाए उसके सुधारों के तहत स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए ग्रीस की सहयोग देगा भारत। चलिए आगे देखते हैं। इस ज्वाइंट पार्टनरशिप का उद्देश्य ज्वाइंट रिसर्च, डेवलपमेंट, डिफेंस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट की को प्रोडक्शन करना है। साथ ही साथ दोनों देश 2030 के लिए ग्रीस के रक्षा सुधारों और आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए अपने स्वदेशी रक्षा उद्योग के विस्तार करने के लिए काम करेंगे। एग्रीमेंट के साथ ही ग्रीस ने घोषणा की है कि सेंटर इंडिया ओशियन रीजन, ठीक है, गुरुग्राम में समुद्री समन्वय को बढ़ाने के लिए ग्रीस एक अंतरराष्ट्रीय संपर्क अधिकारी भी अपॉइंट करेगा। यानी कि जो सेंटर इंडियन ओशियन रीजन है गुरुग्राम में अवस्थित है, और यहां पर देखा जाए जो समुद्री समन्वय के लिए समुद्री समन्वय है उसको बढ़ावा देने के लिए ग्रीस के द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय संपर्क अधिकारी भी यहां पर अपॉइंट किया जाएगा। इसके लिए भी देखा जाए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। चलिए अगले पॉइंट पर देखते हैं, क्या है हमारा अगला पॉइंट। नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आयोजित की गई है। नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आयोजित की गई। 9 से 11 फरवरी के बीच में फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग आयोजित किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चर्चा कर लेते हैं। 9 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेल के द्वारा की गई थी। सुधाकर दलेल ने यहां पर देखा जाए इसकी अध्यक्षता की। आगे चर्चा करते हैं। यह बैठक 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की पूर्व उच्च स्तरीय बैठक मानी जाती है, जिसमें सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी ड्राफ्ट एवं दस्तावेज तैयार करते हैं। 13 जनवरी 2026 को भारत के ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता संभाल, यहां पर देखा जाए 13 जनवरी 2026 को भारत ने आधिकारिक रूप से जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है वो संभाल ली थी। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता कब संभाली। ये पॉइंट पूछा, G20 का पूछ लिया था आपसे परीक्षा में, G20 का पूछ लिया था कि G20 की अध्यक्षता भारत ने कब संभाली। तो डेट याद रखिएगा कि ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता कब संभाली, 13 जनवरी 2026 को अध्यक्षता यहां पर संभाली थी। चलिए यहां पर देखें थीम क्या है इस बार ब्रिक्स का, बिल्डिंग फॉर अ रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक, यहां पर देखा जाए थीम क्या है इस बार जो ब्रिक्स आयोजित किया जा रहा है, ब्रिक्स का थीम क्या है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया के पूर्ण सदस्य हैं, जबकि देखा जाए पार्टनर कंट्री के रूप में बेलारूस यहां पर पहली बार सम्मिलित हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। सेशेल्स के लिए 17.50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है भारत के द्वारा। ठीक है, तो जो सेशेल्स देश है इसके लिए 17.50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि पैट्रिक एरिमनी भारत की यात्रा पर आए हुए थे, और इसी के दौरान देखा जाए जो सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं पैट्रिक एरिमनी की 5 दिवसीय यात्रा के दौरान ये घोषणा की गई है। चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक एरिमनी से भेंट के दौरान 17.50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज सामाजिक आवास, ई मोबिलिटी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, रक्षा, समुद्री सहयोग हेतु प्रदान किया जाएगा। यहां पर देखा जाए तो दोनों देशों ने स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुशासन सहित 7 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। यानी कि भारत और सेशेल्स के बीच में कुल 7 समझौते ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए, जिनमें मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और सुशासन यहां पर सम्मिलित है। ठीक है, देखा जाए तो यह यात्रा भारत सेशेल्स राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ पर हुई थी। जो सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए थे, वो भारत और सेशेल्स के बीच में 50वीं वर्षगांठ, यहां पर देखा जाए राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, उसी अवसर पर ये भारत आए हुए थे। ठीक, पैट्रिक एरिमनी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है कि पैट्रिक एरिमनी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, सेशेल्स हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार है और विजन सागर नीति के तहत विशेष स्थान भी रखता है। ठीक, विजन सागर नीति के तहत जो भारत की विजन सागर नीति है उसमें सेशेल्स का महत्वपूर्ण स्थान भी है। चलिए आगे देखते हैं। हमारी अगली खबर क्या है, यूनाइटेड किंगडम के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत ने। ये पॉइंट याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है कि भारत ने किसके साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता जो था उस पर हस्ताक्षर किया। यहां पर देखें तो भारत ने नई दिल्ली में यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड जो है उसके साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। समझौते पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री और भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों में 36 माह तक अस्थायी नियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के दोहरे सामाजिक सुरक्षा अंशदान को बचाना है। ठीक है, यहां पर देखा जाए यह अल्पकालिक विदेशी नियुक्तियों में
यहाँ देखा जाए यह अल्पकालिक विदेशी नियुक्तियों में कर्मचारी गतिशीलता और सामाजिक सुरक्षा कवरेज की निरंतरता सुनिश्चित करेगा। यह समझौता भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता, ठीक है, इसके साथ ही प्रभावी होगा। आगे चर्चा करते हैं। हमारी अगली खबर क्या है, रोड टू एआई इंपैक्ट समिट 2026। अब ये जो रोड टू एआई इंपैक्ट समिट है, इसका आयोजन कहां पर किया गया, और ये जो भारत में होने वाला एआई इंपैक्ट समिट है जो अभी फरवरी महीने में आयोजित किया जाएगा, उसका देखा जाए रिहर्सल भी आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। रोड टू एआई इंपैक्ट समिट 2026 दुबई नॉलेज पार्क स्थित सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी परिसर में प्रारंभ हुआ। यहां पर देखा जाए यह 2 दिवसीय कार्यक्रम अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास के सहयोग से आयोजित किया गया तथा नई दिल्ली में होने वाले मुख्य एआई इंपैक्ट समिट का पूर्वाभ्यास भी, रिहर्सल भी है। देखा जाए तो सम्मेलन में नीति निर्माताओं, शिक्षाविद, औद्योगिक प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। यूएई में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल और महावाणिज्यिक दूत सतीश सिवन उपस्थित रहे। इसी दौरान नंदा नामक 13 अरब पैरामीटर एआई मॉडल प्रस्तुत किया गया है, जिसे G42 के साथ विकसित कर कॉन्डोर गैलेक्सी सुपर कंप्यूटर में प्रशिक्षित भी किया गया है, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए जो नंदा नामक ये एआई मॉडल है, नंदा एआई मॉडल भारत के द्वारा विकसित किया गया है। इसको लॉन्च भी किया गया कहां पर, रोड टू एआई इंपैक्ट समिट 2026 के दौरान। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। यहां पर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड खबर है, उत्तर प्रदेश का समृद्धि योजना में उल्लेखनीय प्रदर्शन। चर्चा कर लेते हैं। जो समृद्धि योजना है, समृद्धि योजना के तहत देखा जाए उत्तर प्रदेश अव्वल रहा। उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मीटी जिसको आप कहते हैं, उसके द्वारा संचालित समृद्धि योजना में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। राज्य के 10 में से 4 एक्सेलरेट चयनित हुए हैं। यहाँ पर देखा जाए जो 10 एक्सेलरेटर थे उनमें से 4 उत्तर प्रदेश के हैं। चर्चा करते हैं। इनके माध्यम से 35 स्टार्टअप्स को त्वरित सहायता दी गई, जबकि 27 स्टार्टअप्स के वित्त पोषण प्राप्त हुआ था। योजना के तहत कुल 9.91 करोड़ रुपए वितरित किए गए। जो ये समृद्धि योजना थी, इसके तहत उत्तर प्रदेश में 9.91 यानी कि 9.91 करोड़ रुपए का वितरण किया गया। प्रत्येक स्टार्टअप को अधिकतम 40 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है। हेल्थ टेक, एडिटेक, एग्रीटेक, फिनटेक, सॉफ्टवेयर सेवाएं और कंज्यूमर टेक क्षेत्र में स्टार्टअप्स इस पहल के लिए लाभान्वित हो रहे हैं। योजना का उद्देश्य नवाचार और तकनीकी आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। जो समृद्धि योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि नवाचार और तकनीकी आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा दिया जाए। और इसी कारण से देखा जाए तो देश भर में जो 10 एक्सेलरेटर्स चुने गए हैं उनमें से 4 जो है ये उत्तर प्रदेश के हैं, और इसी कारण से उत्तर प्रदेश जो रहा ये समृद्धि योजना में प्रदर्शन करने में देखा जाए तो अव्वल रहा, शीर्ष स्थान पर रहा। चलिए आगे चर्चा करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2025 के बारे में। चर्चा करें तो सबसे पहले एक पॉइंट जान लो कि ये इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है। तो ये इंडेक्स जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, और ये भ्रष्टाचार जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स या भ्रष्टाचार बोध सूचकांक या भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है आपकी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, PYQ में आए हुए सवाल है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत 5 स्थान सुधार कर 182 देशों में 91वें स्थान पर पहुंच गया है। 2024 का जो सूचकांक आया था उसमें भारत 96वें स्थान पर था, और इस बार देखा जाए तो 91वें स्थान पर आ गया है। CPI 0 अत्यधिक भ्रष्ट, और वहीं पर देखा जाए जो 100 अंक प्राप्त करता है वो पूर्ण पारदर्शी पैमाने पर आधारित होता है। ठीक, 2025 में वैश्विक औसत कितना रहा, तो वैश्विक औसत 42 रहा, यानी कि औसतन देखा जाए तो सभी देशों का औसत निकाला गया 182 देशों का, तो वो 42 रहा, जो अब तक का न्यूनतम है। साथ ही साथ 2/3 देशों का स्कोर 50 से कम है, यानी कि 2/3 देश ऐसे 182 में से 2/3 देश ऐसे हैं जिनका स्कोर 50 से कम है। चर्चा करें, डेनमार्क 89 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रहा, फिनलैंड द्वितीय स्थान पर, सिंगापुर तृतीय स्थान पर रहा, और वहीं पर देखा जाए दक्षिणी सूडान और सोमालिया अंतिम स्थान पर रहे। ठीक है, रिपोर्ट में प्रेस स्वतंत्रता और जवाबदेही संबंधित चुनौतियों को भी चिंता व्यक्त की गई है। यहाँ पर देखा जाए प्रेस की स्वतंत्रता और जवाबदेही संबंधी जो चुनौतियां हैं उन पर भी चिंता व्यक्त की गई है कि धीरे धीरे प्रेस की स्वतंत्रता भी बाधित हो रही है और जवाबदेही कोई लेने को तैयार नहीं हो रहा है। इस चीज पर भी यहाँ पर जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया है उसमें चिंता व्यक्त की गई है। तो याद रखना है आपको, ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले तो ये याद रखो किसके द्वारा जारी किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। कुल कितने देशों पर ये रिपोर्ट आती है, तो 182 देशों पर रिपोर्ट आती है। भारत का स्थान क्या है, भारत का स्थान यहाँ पर देखें तो 91 है, और शीर्ष स्थान पर कौन सा है, तो शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है। अंतिम स्थान पर कौन सा है, तो अंतिम स्थान पर यहाँ पर देखा जाए साउथ सूडान है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर देखें तो आई लिव कनेक्ट लॉन्च किया गया है। जो आई लिव कनेक्ट है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, अब ये फर्स्ट AI लेड डॉक्टर है। भारत ने
आईलिव कनेक्ट लॉन्च किया है, जिसे विश्व का पहला डॉक्टर नेतृत्व वाला एआई आधारित हेल्थ केयर इकोसिस्टम बताया गया है। यहाँ पर चर्चा करें, यह घर पर निरंतर स्वास्थ्य निगरानी और प्रारंभिक चिकित्सीय हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य दूर दराज क्षेत्रों में बुजुर्गों और दीर्घकालिक रोगियों के लिए कॉर्निक बीमारी संबंधी पोस्ट हॉस्पिटल केयर को सुदृढ़ करना है। यानी कि जो लोग दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और तुरंत अस्पताल एक्सेस नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए देखा जाए तो पोस्ट हॉस्पिटल केयर सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से ये आईलिव कनेक्ट लॉन्च किया गया है और इसको देखा जाए फर्स्ट एआई लेड डॉक्टर्स इसको माना जा रहा है। ठीक है, यहां पर देखें विश्व का पहला डॉक्टर नेतृत्व वाला एआई आधारित हेल्थ केयर इकोसिस्टम इसको बताया गया है। चलिए देखते हैं, इसमें एआई आधारित प्रोडक्टिव एनालिटिक्स और कमांड सेंटर से विशेषज्ञ डॉक्टरों के रियल टाइम निगरानी यहां पर शामिल होती है। पहनने योग्य बायोसेंसर यानी कि चेस्ट पेज, रेस्ट बैंड, ईसीजी, हृदय गति, श्वसन दर, SOP2, तापमान, रक्तचाप, रुझान तथा गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है। यानी कि ये ऐसा सिस्टम है कि इसको आप चेस्ट पैच या फिर जो रेस्ट बैंड होता है उसकी तरह पहने, या आपके ईसीजी का भी मापन करेगा, हृदय गति भी मापता रहेगा, श्वसन दर भी मापता रहेगा, तापमान, रक्तचाप सब कुछ मापता रहेगा, रियल टाइम इसकी ट्रैकिंग होती रहेगी। और ये आपके देखा जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व कदम भी इसको माना जा रहा है। ठीक है, आईलिव कनेक्ट को। चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। स्टारलिंक से हमारी अगली खबर है। यहाँ पर देखा जाए स्टारलिंक और गुजरात सरकार आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। स्टारलिंक और गुजरात सरकार के द्वारा एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। किससे संबंधित है वो आशय पत्र, चर्चा करते हैं। तो गुजरात सरकार ने गांधीनगर में स्पेसएक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक उच्च गति सैटेलाइट इंटरनेट सेवा विस्तारित हेतु एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया है। याद रखिएगा किस लिए किया है, तो उच्च गति सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गुजरात सरकार ने किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है, स्टारलिंक के साथ। और स्टारलिंक की पेरेंट कंपनी कौन सी है, स्पेसएक्स। जो टेस्ला है, स्पेसएक्स, यहां पर आप जानते हैं ये सब किसकी कंपनियां हैं, ये सब एलन मस्क की कंपनियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। समझौते के तहत दूर दराज, सीमावर्ती और वंचित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। संयुक्त कार्य समूह जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है इसकी परियोजना की निगरानी करेगा। पायलट चरण में आकांक्षी जिले नर्मदा और दाहोद शामिल किया, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नर्मदा और दाहोद में देखा जाए तो ये जो तीव्र गति सैटेलाइट इंटरनेट है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर, सरकारी स्कूल, PHC, पुलिस इकाई, बंदरगाह, वन्यजीव अभ्यारण्य और GIDC औद्योगिक पार्कों को जोड़ा जाएगा। इससे पहल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तथा विकसित भारत 2047 से भी संबद्ध है। ठीक है, इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है उससे भी इसको रिलेट किया जा रहा है, जो गुजरात सरकार ने स्टारलिंक के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हमारी अंतिम खबर क्या है, यहाँ पर देखा जाए भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री के बारे में चर्चा करें। भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री, इनके बारे में चर्चा करें। पॉइंट क्या है देखते हैं। गुजरात के 17 वर्षीय छात्र आदित्य पांड्या जो है ये भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं। आदित्य पांड्या भारत के सबसे युवा पुरुष अंतरिक्ष यात्री बने हैं, एनालॉग अंतरिक्ष यात्री। देखा जाए तो उन्होंने 1 से 8 फरवरी 2026 के बीच कच्छ जो धौलावीरा में पड़ता है यहाँ पर अक्का स्पेस स्टूडियो के द्वारा आयोजित लूनर हैबिटेट सेबुलेशन मिशन को पूरा किया। यह मिशन चंद्रमा जैसी परिस्थितियों, एकांत, सीमित संसाधन, संचालनात्मक स्वायत्तता के अनुकरण करने हेतु कंटेनर आधारित हैबिटेट में संचालित हुआ। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे चंद्रमा जैसी परिस्थितियां होती है ना, चंद्रमा जैसी परिस्थितियां एकांत, सीमित और जो स्वायत्त संचालन के लिए स्वायत्त परिस्थितियां होती हैं उसके अनुकरण के लिए एक कंटेनर, ठीक है, एक कंटेनर में वो सारी सुविधाएं प्रदान की गई जैसा चंद्रमा पर सुविधाएं हैं, सेम उसी प्रकार से सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की गई। ठीक है, और याद रखिएगा अक्का स्पेस स्टूडियो के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। चलिए देखते हैं, 4 सदस्यीय दल ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। याद रखिए कि अक्का स्पेस स्टूडियो इसरो से पंजीकृत स्पेस ट्विटर है। यहाँ पर ये स्पेस ट्विटर है, अक्का जो स्पेस स्टूडियो है ये क्या है, ये एक स्पेस ट्विटर है। मतलब बताता है, जैसे आप ट्यूशन होता है ना, ट्यूशन एक ट्विटर होता है, उसी प्रकार से देखा जाए ये ट्विटर है इसरो का, एक पंजीकृत ट्विटर है। चलिए अब आते हैं कुछ प्रश्नों पर जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चर्चा करते हैं। रम्या श्रीराम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है, उन्हें कंडनार केलन थय्यम की तस्वीर के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें नेट जियो इंडिया वर्ल्ड वाइड कंटेस्टेड 2025 पुरस्कार प्रदान किया गया है।
तीसरा कह रहा है फोटो प्रतियोगिता की पुरस्कार राशि 25,000 अमेरिकी डॉलर है। कितनी? 25,000 अमेरिकी डॉलर बताई गई है। अब आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 3 सही है, 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? भारत और ग्रीस के बीच रक्षा सहयोग समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? दोनों देश स्वदेशी रक्षा उद्योग के विस्तार पर कार्य करेंगे। ग्रीस IFC-IOR गुरुग्राम में अंतरराष्ट्रीय संपर्क अधिकारी नियुक्त करेगा। समझौते का उद्देश्य केवल रक्षा उपकरणों की खरीद तक सीमित है और संयुक्त अनुसंधान एवं को प्रोडक्शन पर बल दिया जाएगा। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा उत्तर सही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिक्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत ने 13 जनवरी 2026 को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी। दूसरा कथन है कि ब्रिक्स 2026 का थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है। तीसरा कथन है कि बेलारूस पहली बार पूर्ण सदस्य के रूप में यहाँ पर सम्मिलित हुआ। ठीक है, सही विकल्प चुनना है, केवल 1 2। फिर कह रहा है दूसरा ऑप्शन बी कह रहा है 2 और 3, सी कह रहा है 1 और 3 और डी कह रहा है 1 2 3, तीनों सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। भारत 182 देशों में 181वें स्थान पर रहा। CPI का पैमाना 1 से 10 के बीच में होता है। डेनमार्क 89 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रहा। वैश्विक औसत स्कोर 60 रहा। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल देखते हैं। आई लिव कनेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह विश्व का पहला डॉक्टर नेतृत्व वाला AI आधारित हेल्थ केयर इकोसिस्टम बताया गया है। दूसरा है, यह केवल अस्पतालों में उपयोग के लिए विकसित किया गया है। तीसरा है, इसमें पहनने योग्य बायोसेंसर ECG, हृदय गति और SpO2 जैसी जानकारी ट्रैक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए जो बायोसेंसर होते हैं ये ECG, हृदय गति, तापमान वगैरह सब कुछ ट्रैक कर लेते हैं। अब आपको बताना है यहाँ पर उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 सही है या 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, तो ये है 5 सवाल। इन 5 सवालों को मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। इन 5 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसी के साथ ये सेशन होता है यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब कल मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।